जबलपुर नर्मदा किनारे बसा है, तो बचपन से ही नर्मदा जाते रहे, नर्मदा को देखते रहे, नर्मदा में स्नान करते रहे, तो नर्मदा से लगाव हो गया बचपन से ही। इसके बाद क्या हुआ कि मैं शांति निकेतन गया चित्रकला की पढ़ाई करने के लिए। तो मुझमें जो प्रकृति प्रेम था, जो पिताजी से मिला था, मेरे पिताजी बड़े ही प्रकृति प्रेमी थे, वहाँ जाकर के प्रकृति के सौंदर्य को देखने की दृष्टि मिली। प्रकृति प्रेम तो था, लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को देखने की दृष्टि मुझे वहाँ अपने गुरुओं से मिली शांति निकेतन में। और 5 साल की पढ़ाई पूरी करके जब मैं आने लगा शांति निकेतन से, तो अपने ऋषि तुल्य गुरु आचार्य नंदलाल बोस उनके आशीर्वाद लेने गया। चरण स्पर्श करके बैठा तो उन्होंने कहा, बेटा जीवन में सफल मत होना। मैं चकित रह गया, मैं जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूँ और मेरे गुरु कह रहे हैं कि जीवन में सफल मत होना। फिर उन्होंने कहा, सफल होने वालों की कमी नहीं है। आए दिन अखबारों की सुर्खियों में उनके नाम, उनके फोटो छपते रहते हैं। अपना जीवन सार्थक करना, अपना जीवन सार्थक करना, ये वाक्य यहाँ शिलालेख की तरह लिख दिया। इसी एक वाक्य ने नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की 4000 किलोमीटर से भी अधिक की परिक्रमा करवा दी। कि गुरु आज जीवन की दिशा को भी बदल सकता है अगर कोई महान गुरु आपको मिल जाए। और मेरे गुरु तो ऋषि के समान थे, नंदलाल बोस। तो प्रकृति प्रेम तो था ही, प्रकृति के सौंदर्य को देखने की दृष्टि भी आ गई थी। तो एक प्रकार से मैं परिक्रमा के लिए जो पाथेय था वो मुझे शांति निकेतन से मिला। मैं एक प्रकार से परिक्रमा का आरंभ शांति निकेतन से मानता हूँ, गुरु के इस एक वाक्य से। अच्छा, मान लीजिए मैं किसी और आर्ट स्कूल में गया होता पढ़ाई के लिए, बम्बई या दिल्ली या कहीं और, कलकत्ता, तो प्रकृति से इतना लगाव नहीं होता और मैं शायद परिक्रमा भी नहीं करता। तो ये वहाँ की शिक्षा का प्रभाव है जो मैंने परिक्रमा की। मनुष्य को विपन्न में से संपन्न बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी प्रकृति के किसी घटक का है तो वो नदियों का है। हमारे जो आदि मानव थे वो तो जंगलों में रहते थे और शिकार करके पेट भरते थे। उनका कोई घर नहीं था, वो शिकार के पीछे मारे मारे फिरते रहते थे। कालांतर में जब उन्होंने खेती करना सीख लिया तब जंगल से बाहर आए, उसके लिए पानी चाहिए तो नदियों के किनारे जाकर के बसे। खुला मैदान चाहिए तो नदियों के किनारे जाकर के बसे। जंगल ने उसको केवल रोटी दी थी, नदी ने उसको रोटी, कपड़ा और मकान तीनों दिए, उसको घर भी दिया। वो शिकारी में से किसान बना, गृहस्थ बना, उसका घर हुआ। और खेती में देखिए पूरा साल नहीं लगता। शिकार में तो आपको रोज़ शिकार करना पड़ेगा, इसमें तो आप 6 महीने खेती कर लीजिए, 6 महीने बैठ के खाइए। तो उसके पास एक नई चीज़ आ गई, फुर्सत। अब उसके पास फुर्सत थी। इस फुर्सत में उसने कला का, साहित्य का, दर्शन का सृजन किया। तो केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं दिया, नदी ने उसको इससे भी बड़ी चीज़ दी, वो थी सभ्यता, वो थी संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। अगर नदी न होती तो सभ्यता भी न होती, संस्कृति भी न होती। बहुत बड़ा योगदान है मनुष्य को विपन्न में से संपन्न बनाने में। नदियों की जो बैगा हैं वो जंगल के रहने वाले हैं, नदी किनारे के रहने वाले नहीं हैं। वो जंगलों में रहते, एकांत में, सुदूर वनों में रहते हैं। नदी किनारे आते ज़रूर हैं। इनकी तुलना में गोंड जो हैं वो जंगल में भी रहते हैं, नदी के किनारे भी रहते हैं। और जो भील हैं, वो जो शूलपाण की झाड़ी है पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और शूलपाण की झाड़ी तो हमारे मध्य प्रदेश में भी है, फिर महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है। तो ये भील तीनों प्रदेश में है। मगर जो लूटपाट होती है, शूलपाण झाड़ी लूटपाट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वो बहुत खतरनाक इलाका है, मैं उसमें से गया हूँ। चारों ओर पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, पत्थर, चट्टानें, निर्जन, कोई नहीं, कोई गांव नहीं, कोई आदमी नहीं। उसमें से परिक्रमावासी चला जाता है। अचानक कहीं से कोई भील आता है,
कभी अकेला कभी दल में, और उसको बिल्कुल लूट लेता है। एक परिक्रमावासी ने मुझसे कहा 75 साल की वृद्ध अकेले, और वो सामने से आ रहे थे। परिक्रमा में हमेशा नदी को दाहिने हाथ पर रखते हैं, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। दक्षिण यानी दाहिना। प्रदक्षिणा में आप जिसकी परिक्रमा करते हैं वो दाहिने हाथ पर होना चाहिए, मगर वो उल्टे आ रहे थे। तो मैंने कहा आप, वेशभूषा से वृद्ध थे 75 साल के, मैंने कहा आप परिक्रमा कर रहे हैं? कहने का हाँ। मैंने कहा आप उल्टे कैसे चल रहे हैं? कहने लगे मेरी जलहरी परिक्रमा है। शिवलिंग के नीचे होती है जलहरी, उसके छोर नहीं मिलते हैं। तो इस परिक्रमा में जैसे आप समुद्र पहुंच गए तो समुद्र को आप लांघेंगे नहीं, उत्तर तट नहीं जाएंगे, वापस इधर आएंगे और फिर इधर से, तो दोहरी परिक्रमा होती है। अकेला 75 साल का वृद्ध अकेला जा रहा मस्ती में। फिर कहने लगे, मैंने शूलपाल की झाड़ी के बारे में ज़रूर पूछता हूँ मैंने कहा भीलों ने लूटा तो होगा आपको? कहने के बिल्कुल लूट लिया, मेरा चश्मा तक ले लिया। मैंने कहा देखो मैं मोतिया बिंद वाला आदमी हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, मोटे कांच का चश्मा है, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। कहने कि हम इसको फोड़ डालेंगे, हम घर तुमसे तो ले लेंगे। तो मेरा चश्मा उन्होंने ले लिया। मैं मोतिया बिंद वाला, मुझे ऊंच नीच का पता नहीं चलता, कई बार मैं गिर पड़ा हूँ, मगर फिर भी मस्ती में जा रहा है। मैंने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अब उस दिन मेरी यात्रा समाप्त हो रही थी, फिर उस दिन मुझे घर आना था। तो मैंने कहा मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। कहने लगा पैसे को मैं हाथ नहीं लगाता। फिर मैंने कहा अच्छा हमारे पास अनाज है, मैं अनाज दे सकता हूँ। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी कहाँ ढो के चलूँगा। फिर थोड़ा सोच के बोले अच्छा आप दाल कौन सी रखते हैं? हम लोग मूंग की दाल रखते थे, वो जल्दी चुड़ जाती, क्योंकि एक ही चूल्हे में पत्थर बटोरे, लकड़ियाँ बटोरी और खाना बनाया। तो एक ही चूल्हे से बनाना है तो मूंग की दाल जल्दी चुड़ जाती है और हजम भी जल्दी होती है आसानी से। तो हमने कहा हम लोग मूंग की दाल रखते हैं। कहने लगे वो ज़रूर दीजिए, मैं बूढ़ा आदमी राहर की दाल खा कर के मेरा पेट खराब हुआ है, मूंग की दाल आप ज़रूर दीजिए। जितनी दाल थी सब उनको दे दी। मैंने कहा ये दाल कितने दिन चलेगी? 4 दिन 6 दिन। तो आप पैसे ले लीजिए, कम से कम मूंग की दाल के लिए तो पैसे ले लीजिए। कहने लगे मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता। ऐसे लोग मिलते। हमारे ऋषियों को तपस्या करने के लिए 2 ही स्थान पसंद थे, या तो उत्तराखंड या रेवाखंड, तीसरा कोई खंड है ही नहीं। उत्तराखंड यानी हिमालय, रेवाखंड यानी नर्मदा। तो या तो वे हिमालय में तपस्या करते थे या नर्मदा तट के घने जंगलों में। देखिए हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति भी है, नदी संस्कृति तो है ही है, मगर हमारे ऋषियों के तपोवन गुरुकुल अरण्यों में, अरण्य यानी वन, वनों में होते थे। तो हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति है। और नर्मदा तट पर अच्छे घने जंगल थे, तो ऋषियों के वहाँ पर आश्रम होते थे, इसीलिए नर्मदा को तपोभूमि नर्मदा कहते हैं, गंगा को नहीं कहते। गंगा को तपोभूमि गंगा नहीं कहते हैं, तपोभूमि नर्मदा। क्यों? ये ऋषियों ने, इन ऋषियों ने इसको तपोभूमि बनाया। कैसे कैसे महान ऋषि, भृगु हो गए, मार्कंडेय हो गए, और भी कई ऋषि थे जिन्होंने इनके तटों पर तपस्या करके इसको तपोभूमि नर्मदा बनाया। और दूसरी बात यह है, परिक्रमा इसलिए भी करते हैं कि नर्मदा को चिरकुमारी नदी माना गया है, इसलिए अत्यंत पवित्र नदी है, चिरकुमारी है ये। ऐसी कथा है कि आप अगर अमरकंटक गए हों तो नर्मदा ने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, तो वो चिरकुमारी कहलाई। वो पश्चिम की ओर बही, सोन पूरब की ओर बहा। तो ये चिरकुमारी नदी होने के कारण भी इसकी परिक्रमा की जाती है। मूलतः मैं चित्रकार हूँ। शहरों में चित्रों के लिए मुझे कोई विषय नहीं मिल रहे थे, तो क्या करता, इसमें मैंने नर्मदा की परिक्रमा शुरू कर दी। मैं कहता हूँ कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ये हमारे जीवन का स्वाभाविक क्रम है।
लेकिन मेरे जीवन में ये क्रम अपनी बारी बारी से नहीं आया। बाल्यावस्था के बाद वृद्धावस्था आ गई, क्योंकि 25 साल के से लेकर 50 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। तो ये मेरी सृजनात्मक रिक्तता का काल था, इसे मैं अपनी वृद्धावस्था मानता हूँ। 50 साल की उम्र से मैंने नर्मदा की परिक्रमा शुरू की, और ज्यों ही नर्मदा परिक्रमा शुरू हुई तो रेखांकन बनने लगे, चित्र बनने लगे, यात्रा वृत्तांत लिखे जाने लगे, किताबें भी बनती चली गई। तो 50 साल की उम्र से मेरी युवावस्था शुरू हुई, और मुझे ये भ्रम है कि वो आज भी चल रही है। ऐसा है कि ये मेरे जो चित्र हैं वो दरअसल चित्र न होकर के कोलाज हैं। कोलाज यानी कुछ भी चिपका करके बनाना। मैंने केवल पेपर चिपका के बनाए हैं, इसलिए मेरे ये सब पेपर कोलाज हैं। और कागज़ जो है वो भी नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का ही है। सारा जितने हैं कोलाज सब में केवल उसी का कागज़ है। आप हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देख लीजिए, जितनी प्रमुख नदियां हैं सब पूरब की ओर बह कर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सभी नदियां, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत। बड़ी नदियों में एकमात्र नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। कायदे से उसको पूरब की ओर जाना था, मगर अपने बिरादरी के कानून को तोड़ते हुए वो पश्चिम की ओर बही, क्योंकि उसने देखा कि पश्चिम में आए दिन अकाल पड़ते रहते हैं, आए दिन सूखा पड़ता है, पानी की ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। बंगाल उड़ीसा में तो पानी इफरात है, वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोग तरसते हैं, आखिर तो वो माँ है ना, तो उसको उससे कैसे अपने बच्चों का कष्ट देखा जाता। तो अपनी बिरादरी के कानून को तोड़ करके वो पश्चिम की ओर बही। तब नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रचार के लिए जबलपुर आए थे। अपनी सभा का पहला वाक्य उन्होंने कहा कि मैं नर्मदा मैया को प्रणाम करता हूँ। अगर नर्मदा मैया न होती तो आज गुजरात रेगिस्तान होता। ये गुजरात का मुख्यमंत्री कह रहा है, जो आज प्रधानमंत्री है। नर्मदा न होती तो गुजरात रेगिस्तान होता। अगर गुजरात के लिए ये बात सही है तो मध्य प्रदेश के लिए तो और भी ज़्यादा सही है। बिना नर्मदा के मध्य प्रदेश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अपनी कृतियों से मैंने ये बताने की कोशिश की है दो बातें, कि हमको केवल नर्मदा का पानी ही नहीं चाहिए, हमें नर्मदा का से केवल बिजली ही नहीं चाहिए, हमें नर्मदा का सौंदर्य भी चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने कहना चाहिए वो ये है कि हम अपनी इन नदियों का सम्मान करें, इनको स्वच्छ रखें, इनको प्रदूषित ना करें। अगर ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। मीठा देखिए, अब थोड़ा विषयांतर होगा मगर काम की बात है। जितना पानी है पृथ्वी पर 97% पानी खारा है, समुद्र में है, हमारे किसी काम का नहीं। अब बचा 3%, उसमें से 2% पानी बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में, हिमशिलाओं के रूप में है। अब वो भी हमारे काम का नहीं। अब बचा 1% मीठा पानी, उसमें से भी आधा प्रतिशत जो है वो जमीन के अंदर भूगर्भ जल के रूप में है। हमारे पास केवल आधा प्रतिशत पानी है पूरी मानव जाति के लिए, और सबसे बड़े भंडार उसके तो नदियां हैं। तो जिस आधे प्रतिशत पर हमको गुजारा करना है, अगर हम उसको प्रदूषित कर देंगे तो हमारी ही हानि होगी ना। प्रकृति से हम उतना ही लेने के हकदार हैं जितनी की हमारी ज़रूरत है, उससे एक कण भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम देखिए, समझदार आदमी जो है वो अपने पूर्वजों की जो संपत्ति होता है ना, जो उसका धन होता है, उसका केवल ब्याज खाता है, मूलधन को हाथ नहीं लगाता। मूलधन आने वाली पीढ़ियों को सौंप के जाता है, मूलधन पर उसका अधिकार नहीं है। हम तो मूलधन खाने लग गए हैं, पेड़ों के जंगल काट डाले, अधमूवे हो गए हमारे जंगल। इन्हीं जंगलों के कारण तो वर्षा होती है। नर्मदा ग्लेशियर से नहीं निकली है, हिमालय से नहीं निकली है,
कि गर्मियों में बर्फ़ पिघलेगी और उसमें पानी आएगा। फिर पानी कहाँ से आता है गर्मियों में? इन्हीं पेड़ों के कारण। इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो चेक डैम हैं, वर्षा के पानी को बहने नहीं देती, सबका सब नहीं बहता, रोक के भी रखती है। जड़ें एक बड़ा भारी चारों ओर एक जाल फैला हुआ है। हर पेड़ की जो जड़ें हैं, ऊपर जितना उसका घेरा होता है उतना ही नीचे घेरा उसकी जड़ों का होता है। और ये जड़ें पानी को रोक के रखती हैं, मिट्टी को बांध के रखती है, क्षरण नहीं होने देती, मिट्टी का कटाव नहीं होने देती। ऊपर का जो हिस्सा है वो है हेलमेट। अगर वो पेड़ न होंगे, ये जंगल नहीं होंगे, तो वर्षा की बौछार धरती को उधेड़ देगी। आपकी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा के ले जाएगी, वो उधेड़ देगी। वो रोकते हैं, उसकी बौछार को झेलते हैं अपने ऊपर। तो ये हेलमेट हो गए। पूरा पेड़ है वो है फिल्ट्रेशन प्लांट। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको वो सोख करके बदले में ऑक्सीजन देता है। जीवनदायी वायु, जीवनदायी ये पेड़ देते हैं आपको। यानी आपको लगता है कि ये पेड़ खड़ा है, कुछ काम नहीं कर रहा, मगर बहुत बड़े बड़े 3 काम कर रहा है। हर पेड़ चुपचाप खड़ा नहीं है, वो बहुत काम कर रहा है, आपको जीवन दान दे रहा है। इसी पेड़ को अगर हम काट डालेंगे फिर हम फिर ये तो गैस चैम्बर बन जाएगी पूरी पृथ्वी। सब जगह कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। उसको शुद्ध करने वाले पेड़ नहीं हैं, तो दम घुट घुट के आप मर जाएंगे। ये हमारे हित में है कि नदी को हम स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। देखिए यूरोप अमेरिका में कोई नदी को देवी नहीं मानता, माता भी नहीं मानता, मगर अपनी नदियों को उन्होंने ऐसा रखा कि कहीं से भी आप उसका पानी पी लीजिए, इतना स्वच्छ कहीं से भी। हम उसको माता मानते हैं, देवी मानते हैं, आरती उतारते हैं, और हम ही उसको गंदा करते हैं। तो ये दोहरी जो चाल है हमारी, कथनी और करनी का अंतर है, वो हमको मिटाना होगा। ये हमारे जीवनदायी नहीं है, हमारे प्राण इसी में बसते हैं। जंगल है, नदी है, पहाड़ है, वन है, ये सब जो प्रकृति है ना, अगर हम उसको नष्ट कर देंगे। मगर अब क्या हुआ कि आबादी का विस्फोट इतना ज़्यादा हो गया है, ज़मीन तो उतनी की उतनी है। अब लोग बढ़ गए हैं, मकान बनाना है, काटो जंगल। खेत अनाज उगाने के लिए खेत चाहिए, काटो जंगल। कारखाना लगाना है, काटो जंगल। कॉलोनी बसानी है, काटो जंगल। ऐसे में हमारे जंगल आज़ादी के 60 साल के बाद जितने कटे हैं, आज भी कट रहे हैं, उतने 1000 साल में नहीं कटे थे जितने पिछले 60 साल में कट गए। इस पर हमको इस सख्ती से रोक लगानी होगी, नहीं तो बहुत बुरे दिन आएंगे। अगर नर्मदा है तो हम हैं, अगर नर्मदा नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं लेखक भी नहीं हूँ, मैं केवल नर्मदा का संवाददाता हूँ, सांस्कृतिक संवाददाता। मैं चित्रकार भी नहीं हूँ, मैं लेखक भी नहीं हूँ। मेरे मित्रों ने मेरे बारे में एक खूबसूरत किंवदंती चला रखी है कि जब लोग मुझे लेखक मानने से इनकार करते हैं तो मैं चित्र बनाता हूँ, और चित्रकार मानने से इनकार करते हैं तो मैं लेखक बनता हूँ। न मैं लेखक हूँ न चित्रकार, ये दावा मेरा कभी नहीं रहा, मगर मैं नर्मदा का सांस्कृतिक संवाददाता हूँ। इस पद से मुझे हटाना मुश्किल होगा। इस पद पर तो मैं आजीवन बना रहूँगा, शायद मरणोपरांत भी।